सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ईरान युद्ध में नए महाशक्ति की एंट्री से, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। ये ट्रंप के लेटेस्ट बयानों में भी दिख रहा है, ये अमेरिका के नए फैसलों में भी दिख रहा है। एक सीन के जरिए आपको बताते हुए कुछ इस तरह, हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें महायुद्ध वाला एक नया सीन है। अमेरिका अब तक ईरान के साथ हॉर्मुज पर तनाव झेल रहा था, अब चीन खुलकर सामने आ चुका है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है। सवाल यही है कि इस ईरान युद्ध का अब क्या होगा, ये सीज फायर कितने दिनों तक चलेगा, ये तनाव कब 100% खत्म होगा। थोड़ी देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा है, उनके बयानों से उनके दर्द को आप समझिए, उनकी तिलमिलाहट को समझिए। चीन की एंट्री ने कैसे ट्रंप को बड़ा शॉक दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं। चीन इस फैसले से बेहद खुश है। उन्होंने ये भी दावा किया कि चीन के ईरान को हथियार न देने का वादा किया है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हॉर्मुज ने अमेरिका की नाकेबंदी की है। चीन की चिंता को आप समझिए, आप जानिए क्यों चीन अमेरिका से उलझ रहा है, चेतावनी दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकाबंदी शुरू की हो चुकी है। ईरानी बंदरगाहों पर जाने वाले सभी जहाज पर रोक लगाई गई है। अमेरिकी सेना ने 6 कमर्शियल शिप वापस लौटाए। तेल से भरे 5 टैंकरों को अमेरिकी सेना ने रोका भी, ऐसा दावा किया गया है। चेतावनी के बाद 6 कमर्शियल शिप ने रास्ता बदला है। 13 अप्रैल से अमेरिका की नाकाबंदी हुई है। ईरानी पोर्ट से आने वाले जहाज पर रोक लगाई गई है। चीन का क्रोध इसलिए है क्योंकि वो ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। नाकाबंदी के बाद चीन को भारी नुकसान की चिंता है। ये नाकाबंदी चाइनीज फ्लैग, चाइनीज क्रू वाले जहाज पर भी लागू थी, ऐसा दावा ट्रंप ने पहले किया था। गैर ईरानी पोर्ट से आने वाले जहाजों को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन दिया गया था। यही चीन की बड़ी चिंता है। दरअसल पूरी कहानी यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट चीन के लिए बहुत अहम है। नाकाबंदी से चीन को नुकसान हो रहा है, जिस वजह से वो अमेरिका पर अब दबाव डाल रहा है। इस वजह से धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका अब तक हॉर्मुज में क्या करता रहा है, ये भी आपको आइए बता दें। ईरानी पोर्ट से आने वाले एक भी जहाज के जाने पर अमेरिकी सेना ने रोक लगाई हुई थी। चीन का कहना है कि ये उसका मामला है, अमेरिका को दखल नहीं देना चाहिए। अमेरिकी नेवी ईरानी तेल ले जा रहे चीनी टैंकरों को रोक देगी, ऐसी धमकी अमेरिका की ओर से दी जा रही थी। चीन का कहना है कि अमेरिकी कदम से तनाव बढ़ने का खतरा है। अमेरिका का दावा है कि चीन अब ईरान से तेल नहीं ले पाएगा, जबकि चीन की चेतावनी है कि अमेरिका की वजह से तेहरान से संबंध खराब नहीं करेंगे। अमेरिका की ओर से यह कहा गया है कि चीन अविश्वसनीय साझेदार की तरह बर्ताव कर रहा है, जबकि चीन का जवाब है कि चीनी टैंकरों का रास्ता रोकना मतलब हॉर्मुज में नए संघर्ष को शुरू करने जैसा है। अमेरिका का आरोप है कि चीन का मकसद तेल सप्लाई का जखीरा जमा करना है। चीन का कहना है कि नाकाबंदी से क्षेत्रीय तनाव भड़क सकता है। एक सवाल आपके मन में और उठ रहा होगा कि हॉर्मुज को लेकर चीन इतना बेचैन क्यों है, जिनपिंग को क्यों अमेरिका से पंगा लेना पड़ रहा है। इसकी इनसाइड स्टोरी आप जानिए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हॉर्मुज चीन की ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है। हॉर्मुज से चीन का 40% तेल आयात होता है। मुख्य रूप से सऊदी अरब, यूएई, ईरान और कुवैत से चीन आयात करता है तेल। नाकाबंदी से चीन की तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। बड़ी बात यह है कि चीन ईरान के बीच व्यापार ऊर्जा समझौते हैं। ईरानी तेल का 90% से ज्यादा निर्यात चीन को ही होता है। यही जिनपिंग की बेचैनी की मुख्य वजह है। अमेरिका ने हॉर्मुज में पूरी शक्ति लगा दी है। एक तरह से इसे युद्ध का मैदान बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ट्रंप के लिए साख का सवाल बन गया है, क्योंकि हर तरफ से ट्रंप के फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ईरान की तैयारियों ने ट्रंप की चिंता को बहुत बढ़ा दिया है। आप जानिए कैसे अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की है। 10,000 सैनिक तैयार हैं, 12 युद्धपोत तैयार हैं, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स रेडी टू एक्शन मोड में हैं। मकसद है ईरानी बंदरगाह से आने वाले जहाजों को रोकना, ईरान का तेल रोककर आर्थिक दबाव बनाना। पिछले 24 घंटे में कोई जहाज नाकाबंदी को पार नहीं कर पाया है। 6 मर्चेंट जहाजों को वापस लौटना पड़ा। हॉर्मुज में यातायात काफी कम हो गया है। अमेरिका की परेशानी की कहानी लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं है। खबर तो यह भी है कि ईरान जो अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, उसके पीछे चीन है। पर्दे के पीछे से चीन ईरान को मदद कर रहा है। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने चीनी जासूसी उपग्रह का इस्तेमाल किया। चीनी उपग्रह ने सटीक हमले करने की क्षमता दी। चीन के जासूसी उपग्रह का नाम TEE यानी T01B है।
दावा है कि ईरान ने 2024 के अंत में गुप्त रूप से इसे हासिल किया था। कैसे मदद मिली, इसे और आसानी से समझिए। T01B सैटेलाइट से हाई रेजोल्यूशन इमेज मिली। रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया गया। ईरान के अपने सैटेलाइट्स में यह सुविधा नहीं थी। चीन की वजह से यह संभव हो पाया है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस, रडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट और इजराइल के शहरों को टारगेट किया। महाराष्ट्र की दो ऐसी खबरें आपको आज दिखाते हैं जिन्हें लेकर इस वक्त जबरदस्त बवाल है, और ये खबरें सोशल मीडिया के साथ साथ घर से दफ्तर तक हो रहे विमर्श में ट्रेंड कर रही हैं। मुमकिन है इससे जुड़े कुछ पोस्ट फॉरवर्ड होते हुए आपके मोबाइल तक भी पहुंचे हों, जो सबको हैरान और परेशान कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जगह पर टारगेट महिलाएं हैं, नाबालिग बेटियां हैं। पहली खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां एक आईटी कंपनी में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के आरोपों से लोग नाराज हैं। जहां एक कंपनी में बैठकर धर्मांतरण टीम पिछले करीब 4 वर्षों से कई लड़कियों का शोषण कर रही थी। धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था, और इस गैंग की लीडर वो महिला थी जिसे कंपनी ने एचआर के पद पर बिठाया था। वहीं दूसरी खबर महाराष्ट्र के अमरावती से है, जहां 108 लड़कियों के यौन शोषण का डराने वाला मामला सामने आया है। 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं, जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। ये मामला भी लगातार गंभीर होता जा रहा है। आज इन दोनों खबरों पर अपने करोड़ों न्यूज मित्रों को सावधान करने वाली कुंजी हमने तैयार की है। सबसे पहले आपको नासिक लेकर चलते हैं, जहां एक आईटी कंपनी में धर्मांतरण के खेल के नए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन अब भी गैंग की वो लेडी कैप्टन पकड़ से दूर है जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नाम है निदा खान, जो टीसीएस के नासिक दफ्तर में एचआर एग्जीक्यूटिव थी। पुलिस के अनुसार निदा खान ही नेटवर्क की लेडी कैप्टन थी। आरोप है कि निदा खान ने दफ्तर में काम करने वाली कई लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। इसके लिए निदा ने पहले कंपनी में महिला कर्मचारियों से दोस्ती की, और जब दोस्ती सहज हो गई, जो लड़कियों को नमाज, कलमा और हिजाब की ट्रेनिंग दी। पुलिस को शक है कि निदा खान एक संगठित महिला विंग तैयार करने में लगी हुई थी, लेकिन आईटी कंपनी का धर्मांतरण रैकेट एक्सपोज होने के बाद से निदा फरार है। दावा है कि निदा ने जनवरी में ही कंपनी छोड़ दी थी। अभी वो अंडरग्राउंड हो सकती है, इसीलिए पुलिस के नेटवर्क से वो बाहर है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि निदा कंपनी की इंटरनल कमेटी का हिस्सा थी। उसके बाद यौन उत्पीड़न की कई शिकायतें भी आई थी, लेकिन उसने शिकायतों को आगे बढ़ाया ही नहीं। अब जांच एजेंसियों का मानना यह है कि निदा खान की गिरफ्तारी इस पूरे केस में कई अहम परतों को उजागर कर सकती है। इस केस में जांच एजेंसियों को जिस बात का शक है, अब उन दावों पर भी मोहर लगती हुई दिख रही है। आईटी कंपनी में धर्म परिवर्तन के नेटवर्क का मलेशिया कनेक्शन भी सामने आया है। एजेंसियों को आशंका है कि यह नेटवर्क मलेशिया से भी ऑपरेट किया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार व्हाट्सएप चैट्स की जांच में इमरान नाम के एक शख्स का जिक्र है, जिसका संबंध मलेशिया से बताया जा रहा है। आरोप है कि इमरान नाम का यह शख्स लड़कियों को जॉब के नाम पर फंसाता था और अच्छी सैलरी का लालच देकर लड़कियों को विदेश भेजता था। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि जब से ये मामला सामने आया, तब से अब तक इसमें पुलिस ने क्या एक्शन लिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अनुसार अब तक कम से कम 12 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है। अब तक 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, धर्मांतरण का दबाव जैसे आरोप हैं। कंपनी के हिंदू युवक को दोपहर के समय नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किए जाने का भी दावा है। मामला गंभीर है तो महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा आईटी कंपनी टीसीएस ने भी पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब विदेशी फंडिंग वाले एंगल की भी जांच की जा रही है। मुख्य अभियुक्त के बैंक के खातों की जांच भी शुरू हो चुकी है। इस धर्मांतरण रैकेट से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और कई संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जांच में सामने आया है कि आरोपी सिर्फ ऑफिस के समय ही नहीं, बल्कि छुट्टी के बाद भी कंपनी परिसर में रुककर संदिग्ध गतिविधियां करते थे। आपको कंपनी के एचआर और लेडी कैप्टन निदा खान की धर्मांतरण टीम से भी आइए मिलवाते हैं। इनमें पहला नाम था शब्बीर शेख, दूसरा नाम शफी शेख, एक और आरोपी रजा मेमन, साथ ही लिस्ट में आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी और तौसीफ अत्तार के नाम हैं, जबकि निदा खान अब भी फरार है। खबर यह है कि जांच एजेंसियों के रडार पर एक लग्जरी रिजॉर्ट भी है, जहां पीड़ितों को ले जाया गया और बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण भी किया गया। अब जांच टीम के रडार पर कई सवाल हैं, जिनके सिग्नल वो ढूंढ रही है। सवाल यह है कि क्या इस धर्मांतरण नेटवर्क को कहीं बाहर से फंडिंग मिल रही थी? क्या आरोपियों को आदेश मलेशिया या देश के बाहर से मिल रहे थे?
एक और सवाल, क्या टीसीएस की धर्मांतरण टीम का कनेक्शन किसी प्रतिबंधित संगठन से है? क्या धर्म परिवर्तन रैकेट का कनेक्शन किसी देश विरोधी तत्वों से भी है? और क्या एक संगठित मॉड्यूल के रूप में काम किया जा रहा था? सवाल यह भी है कि कंपनी में धर्मांतरण का ये रैकेट पिछले 4 वर्ष से चल रहा था, तो अब तक किसी को पता कैसे नहीं चला? A total 9 cases of attempt to religious conversion, sexual harassment at workplace, religious harassment at workplace have been registered in Nashik City Police. The accused are in important position in the company as team leaders and other positions, and they have misused their authority or position, and they have both sexually and religiously harassed their co-workers and their juniors. ये कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने से कम नहीं होगा। एक क्वालिटी में जो मैंने कहा कि एसओपी करने की आवश्यकता है, कारण अपने प्रोसीजर में एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है कि हर एक एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या देखने की आवश्यकता है। ये बड़ी कॉर्पोरेट में काम ये ऐसी घटना हो रही है। मैं यही कहा कि छोटे संस्थाओं में तो क्या हो सकता है, हो रहा है मुझे किसको मालूम नहीं ना। इस देश में, जिस देश में ये रह रहे हैं वो उनके साथ ईमानदार नहीं है, तो हमने इनके साथ में कोई प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। इन्हें उठा के बाहर पाकिस्तान में भेजना चाहिए। कायदा कानून प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इन्वेस्टिगेशन करो, जो भी उसमें मुब्तिला हो, जो बड़ी से बड़ी कंपनी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन इसकी आड़ में आप पूरे मुसलमान समाज को बदनाम करते हो, ये गलत है। अब आप ये लेके आ गए कॉर्पोरेट जिहाद। अरे जिहाद का मतलब भी आपको नहीं मालूम है। पहले आप लाए वोट जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, अब ये कॉर्पोरेट जिहाद। जहां आपको दिखता है आप मुसलमान को ज्वाइन कर दो, ये गलत है। मैं धर्मांतर विनांतर पे मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लोग धार्मिक हैं, धार्मिक रहने दो, उसमें मेरा धर्म ही अच्छा, उसका ही बुरा, इस तरह की बातें जो चलती है आजकल, वो बिल्कुल गलत बात है। महाराष्ट्र के धर्मांतरण रैकेट वाली खबर पर लोगों का गुस्सा उबल ही रहा था कि अमरावती से एक और चौंकाने वाली खबर ने इस आक्रोश को दोगुना कर दिया। जहां 108 लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है, उनके वीडियो वायरल किए गए जिसमें लोग हैरान हैं। आज इसमें बुलडोजर एक्शन भी हुआ है, लेकिन पहले समझिए मामला है क्या। इस मामले में मुख्य आरोपी का नाम है अयान, जिसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो जब्त किए गए, जिस पर 108 लड़कियों का यौन शोषण करने और 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। आरोपों के अनुसार पीड़ित लड़कियों में कई नाबालिग भी शामिल हैं। दावा है कि पहले इन लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया गया, उनका यौन शोषण किया गया। इस दौरान वीडियो बनाए गए और फिर उन्हीं वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। वैसे पुलिस अयान को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अदालत ने उसे 21 अप्रैल 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन आज अमरावती के परतवाड़ा में उसके घर पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ, जहां उसके घर के अवैध हिस्से को मिट्टी में मिला दिया गया। पुलिस ने इस केस में 4 आरोपियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। उनमें उजैर खान उर्फ इकबाल खान, तबरेज खान उर्फ तस्लीम खान और मोहम्मद साद उर्फ मोहम्मद सादिक शामिल हैं। आरोपी उजैर खान ने कबूल किया है कि उसने अश्लील वीडियो मोहम्मद साद को भेजे थे। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस का कहना यह भी है कि अब तक जांच के दौरान 18 अश्लील वीडियो और 39 फोटो मिले हैं, लेकिन शिकायतकर्ताओं की संख्या बढ़ सकती है, जिससे मामले का दायरा और बड़ा हो सकता है। पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है, आइए वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि पीड़ितों में नाबालिग भी शामिल हैं, इसीलिए पुलिस ने पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया है। 4 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आज मुख्य आरोपी अयान के घर पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। आरोपी अयान के घर का एक अवैध हिस्सा तोड़ दिया गया। पुलिस ने जांच तेज करते हुए 47 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया है, जो इस केस के पूरे राज खोलेगी। हालांकि अब भी मामला शांत होता हुआ नहीं दिख रहा। आज महाराष्ट्र के अमरावती में लोगों ने इस वीडियो स्कैंडल के विरोध में बाजार बंद कर दिए। आज अचलपुर परतवाड़ा शहर का मार्केट बंद रखा गया और कई सामाजिक संगठनों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इन्वेस्टिगेशन जो है एसआईटी के अंडर में रहेगा एंड इसका रेगुलर रिव्यू जो है एडिशनल एसपी मैं लेने वाला हूं। अभी तक टोटल 4 आरोपियों को जो है हमने अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा 2 और आरोपी को जो है अरेस्ट करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू है।
इसके अलावा और 4 आरोपी को जो है अभी हम इंटरोगेट कर रहे हैं। 8 महिलाओं के कुछ वीडियो और फोटोज वायरल हुए। अयान करके एक व्यक्ति है जिसने ये सब किया है। गृह मंत्रालय देखेगा क्या है। का मोडस ऑपरेंडी ये था कि किसी को ट्रैप करना, फिर उनको मुंबई पूना लेके जाना, फिर वीडियो बनाना, फिर उनको ब्लैकमेल करना। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और महायुति के नेतृत्व ने ठान लिया है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मामले ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं सत्ताधारी पक्ष का कहना है कि जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इसके अलावा गिरफ्तार मुख्य आरोपी मोहम्मद अयान के कथित तौर पर AIMIM से जुड़े होने के आरोप के बाद सियासी कलेश हो रहा है। हालांकि इस पर पार्टी के जिला अध्यक्ष की सफाई भी आ गई है। नगर परिषद अचलपुर के इलेक्शन के दरमियान में उसको सोशल मीडिया संभालने के लिए मीडिया प्रभारी बनाए थे। मतदान के फौरन बाद उसको पार्टी से निष्कासित कर दी गई थी। उसको लेटर दे दिया गया था और उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं था। आज भी उसका पार्टी से न वो हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी है न कोई कार्यकर्ता है। इसलिए MIM पार्टी से उसका कोई दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं। और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें बंगाल में चुनाव और बिहार में नई सरकार से ज्यादा चर्चा कल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र की हो रही है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े नेता रणनीति बनाने के लिए मैराथन बैठकें कर रहे हैं। कल यानी 16 अप्रैल से संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन बिल 2026 पेश कर सकती है, जिसके तहत लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है। सरकार ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास कराया था, जिसके तहत लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधान मंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण देना तय हुआ था। लेकिन उस समय यह तय किया गया था कि नई जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और फिर महिला आरक्षण लागू होगा। लेकिन अब सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही नया परिसीमन करना चाहती है, जिसके आधार पर महिला आरक्षण लागू भी करेगी, जिसमें 2029 के लोकसभा चुनाव तक कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जा सकती है। राज्यों के लिए 815 सीटें हो सकती हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें हो सकती हैं। इसके लिए इस विशेष सत्र में 3 विधेयक पेश किए जाएंगे। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2026। इन तीनों बिल के पास होने पर लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर करीब 850 हो सकती हैं। इसमें करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। इन विधेयकों के जरिए राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में ये 35 रहेंगी। अभी लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, जो 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थी। लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से सांसदों की संख्या बढ़ाई जाए। सरकार जो संविधान का 131वां संशोधन विधेयक ला रही है, उसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170 और 330 में संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की परिभाषा बदलेगी। अब जनसंख्या का मतलब केवल नवीनतम जनगणना नहीं होगा, बल्कि संसद की ओर से अधिसूचित जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव अनुच्छेद 82 में होगा। अब तक की व्यवस्था ये थी कि हर जनगणना के बाद स्वतः ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। नए बिल ने स्वतः को हटा दिया है। अब परिसीमन कब और कैसे होगा, ये संसद के कानूनों और परिसीमन आयोग की शक्तियों के जरिए तय किया जाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव अनुच्छेद 170 में किया जाएगा। यह अनुच्छेद राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनसंख्या की परिभाषा से संबंधित है। नए संशोधन के जरिए इनमें भी हर जनगणना के बाद सीटों की कुल संख्या के बदले अब सीटों की कुल संख्या का इस्तेमाल किया जाएगा। अनुच्छेद 330 में संशोधन के जरिए सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का विस्तार महिलाओं के लिए तय सीटों तक करने जा रही थी। अब यहीं से असली राजनीतिक कहानी शुरू होती है। कहानी यह है कि दक्षिण भारत के राज्य, खासकर तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के लिए तैयार नहीं है। उनका तर्क है कि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल की और अब इसका नुकसान भी उन्हें ही हो रहा है। उन्हें डर यह है कि नए परिसीमन से लोकसभा और राज्यसभा में उत्तर भारत मजबूत होगा और दक्षिण का राजनीतिक वजन कम हो जाएगा। इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, पहले सहमति बनाई जाए, बिना सहमति आगे बढ़े तो विरोध तय है। विपक्ष का स्टैंड साफ है।
महिला आरक्षण का समर्थन है, लेकिन परिसीमन के नाम पर पावर शिफ्ट मंजूर नहीं है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन तो ये तक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार संसद में जो परिसीमन संशोधन विधेयक लाने जा रही है वो तमिलनाडु और दूसरे दक्षिणी राज्यों के खिलाफ एक भीषण ऐतिहासिक अन्याय है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि हम महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से परिसीमन हो रहा है वो मंजूर नहीं है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुपातित मॉडल दक्षिण भारत की जनता और सरकारों को स्वीकार नहीं होगा, इससे विरोध बढ़ेगा। सरकार परिसीमन के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाए। सरकार 50% सीट अनुपातित आधार पर बढ़ाए और शेष सीट जीएसडीपी समेत दूसरे मानदंडों के आधार पर बढ़ाई जाए। आज हम लोग ये बात साफ कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से, कांग्रेस पार्टी तहे दिल से महिला आरक्षण को हम मदद दे देंगे। बाज़ाब्ता बिल लोकसभा राज्यसभा में रद्द एक ही दिन में हम पास करवा देंगे। महिला आरक्षण अमल करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कोई इतराज नहीं है। केरला में आज तारीख 20 लोकसभा है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है, तो ये दोनों के बीच में 7 सीट फर्क है। आगे 50% प्रोरेटा का हिसाब से अगर बढ़ा दिए 30 सीट केरला में हो जाएंगे, 120 उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, तो 90 सीट ये दोनों के बीच में गैप हो जाएंगे। तो इसीलिए ये तरीका से जो 130 साउथ में है इसको 50% बढ़ा किए तो भी 195 होने वाला है, मगर जो नॉर्थ में 613 होने वाला है इसके ख्याल नहीं कर रहा है। जनगणना लेकर डिलिमिटेशन करना हम नहीं मानेंगे, प्रोरेटा भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो पिछले नंबर है वो जन आधारित नंबर है। आज 50% जो भी प्रोरेटा दे रहे हैं उसी के हिसाब से हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तेलंगाना के तरफ से एक हाइब्रिड मॉडल सुझाव देना चाहता हूं। आप 272 सीट्स जो बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें 50% 136 सीट्स को प्रोरेटा में बांट दो। जो बचे 136 जीएसडीपी हिसाब से आप राज्यों के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तब थोड़ा बहुत कंसेंसस बिल्ड होने का चांसेस है। டீலிமிட்டேஷனுங்கிற பேரில் தனது லிமிட்டை தாண்டி பாஜக அரசு தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களை வஞ்சிக்குது. வட மாநிலங்களுக்கு அரசியல் வலிமையை மேலும் வாரி வழங்குற மாதிரியோ தென் மாநிலங்கள் அரசியல் வலிமையை இழப்பது மாதிரியோ நடந்தா தமிழ்நாடு பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்காது. Tamil Nadu Chief Minister as usual he wants to do politics over nothing and everything. People of Tamil Nadu, especially the mothers and sisters of Tamil Nadu, they are very clear they want the 33% reservation to be implemented as fast as possible. It will be grossly unfair to the southern states and to few other states which have implemented family planning effectively. So you can't penalize states for keeping their population in check, and you can't reward states whose population has exploded. The basic principle is that those who went with the Government of India policy for population control is going to be punished or not. इधर विपक्ष ने इस मुद्दे पर बैठक की। इसमें तय किया गया कि वो इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। विपक्ष ने कहा कि वो महिला आरक्षण विधेयक का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से इसमें चालाकी से परिसीमन किया जा रहा है उसकी वजह से वो विरोध में वोट करेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि महिला आरक्षण का समर्थन है, लेकिन ये सरकार परिसीमन के जरिए सत्ता कब्जाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का पक्ष है कि दक्षिण भारत के राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। खासकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना सहित किसी भी राज्य की लोकसभा सीटों में कमी नहीं होगी। इसे पूरे देश में समान रूप से लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा सीटों में कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए।
मेरा मानना है मोदी जी को साउथ की चिंताओं को बहुत गंभीरता लेना चाहिए, क्योंकि साउथ के लोगों का अगर ये फील हो गया कि नॉर्थ वाले हमारे ऊपर अंदर से थोप रहे हैं और हमारी स्थिति कमजोर कर रहे हैं, तो स्थिति बिगड़ सकती है। जो महिला विधेयक लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आरक्षण देने जा रहे हैं, जहाँ आपने सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं किया, संरक्षण के लिए काम नहीं किया, सुरक्षा को लेकर के कोई काम नहीं किया, और आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, और फिर तब जब कॉन्स्टिट्यूंसी अभी तक बनी नहीं है। कहने के लिए तो ये कहते हैं ना डिलिमिटेशन से फायदा होगा, लेकिन उस डिलिमिटेशन के तहत एक पार्टी और उसके कुछ चाहने वालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। She knows the history of women's reservation. 96 onwards we are hearing. 2010 there was an attempt. We couldn't make it at all. And is she suggesting that women have to wait? The southern states are fortunate that despite controlling the population growth, despite less people in terms of proportionate, in terms of ratio, they still gain because the numbers have risen proportionately. So no state is losing. आपकी न नीयत दुरुस्त है, न नियत दुरुस्त है। आप झूठ बोल रही है सरकार। जब दो राज्यों के चुनाव चरम पर हैं, तो हम कह रहे हैं 10 दिन बाद पार्लियामेंट बुलाओ। आप जानबूझ सकते, आपके लिए तो कुछ होने को तमिलनाडु में, बंगाल में है नहीं, सिर्फ आपकी नीयत है जो जाहिर। इस सबके बीच कल अंबेडकर जयंती पर संसद भवन में पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच महिला आरक्षण बिल को लेकर बातचीत हुई थी। पीएम ने खड़गे से कहा था कि संसद में आ रहे संशोधन विधेयक का समर्थन कीजिए। पीएम ने यह भी कहा कि महिलाओं के हित में आ रहे इस बिल का समर्थन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। खड़गे ने पीएम को कहा था कि चर्चा करने के बाद बताएंगे, और अब जो वो बताएंगे उसके रुझान आज तमाम प्रतिक्रियाओं में दिखाई दे रहे हैं। कल यानी 16 अप्रैल की बात करें तो कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बिल को पेश करेंगे। लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 10 घंटे बिल पर चर्चा होगी। बिल पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में 16 और 17 अप्रैल को चर्चा और वोटिंग होगी। लोकसभा में सीटों की लिमिट अधिकतम 850 फिक्स होगी। लोकसभा और विधानसभा में सीटों की बढ़ोतरी 50% के फॉर्मूले से ही होगी। डिलिमिटेशन कमीशन सीटों को तय करने का काम नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ परिसीमन का काम करेगा। जितनी सीटें तय होंगी उनमें हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। इन बदलावों के बाद सिर्फ लोकसभा सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि राज्यों में विधानसभा सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन आपको बता दें कि परिसीमन से जो सीटें बढ़ेंगी वो 1 जनवरी 2029 से लागू होंगी। यानी फिलहाल जिन राज्यों में अगले कुछ वर्षों में चुनाव होने हैं वहां ये लागू नहीं होगा, बल्कि उसके लिए 1 जनवरी 2029 के बाद ही लागू होने का प्रावधान है। राजनीति की बड़ी खबरों के बाद अब एक बार फिर वैश्विक संकट की तरफ लौटते हैं, जिसका केंद्र फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है, जहां एक तरफ ईरान की नाकाबंदी है तो दूसरी तरफ अमेरिका की। इस घेराबंदी के बीच यूरोप के देश भी फंसे हुए हैं। कई यूरोपीय देशों के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हैं। वहीं ट्रंप के बयान यूरोप के देशों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। ट्रंप खुलेआम नेटो के बाकी देशों, खासकर यूरोपीय देशों को बुरा भला कह रहे हैं। अमेरिका के बिना नेटो को कागजी शेर भी बता रहे हैं। ट्रंप के इन तेवरों के बाद अब यूरोप के देश भी काउंटर अटैक के मूड में हैं। ये देश अब अमेरिका से अलग होकर अपनी सुरक्षा रणनीति बना रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में यूरोपियन नेटो जैसा नया ढांचा बनाने पर विचार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस योजना में अमेरिका को जानबूझकर अलग रखा जा रहा है। यह खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कष्ट बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब यूरोप आत्मनिर्भर सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर 2 ऐसे अपडेट आए हैं जिन्हें अमेरिका के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है। पहली खबर यह है कि यूरोप के देश हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने का अपना अलग प्लान बना रहे हैं, जिसमें अमेरिका नहीं है। यूरोप के ज्यादातर देश शामिल हैं। ये देश हॉर्मुज खुलवाने के लिए रक्षा गठबंधन बनाएंगे। दूसरी खबर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से सामने आई है, जिसके मुताबिक यूरोप के देश नेटो से अमेरिका के हटने पर एक नए नेटो के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी जैसे जो देश अब तक अलग सैन्य रास्ता अपनाने के खिलाफ थे, वो भी अब इसके लिए सहमत हो गए हैं। इसके लिए पहली कोशिश 17 अप्रैल को होगी।
जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ 40 देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में यह तय किया जाएगा कि युद्ध के बाद अमेरिकी मदद के बिना हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए एक थर्ड ब्लॉक बनाया जाए। इस मिशन का नाम डिफेंसिव मल्टीलेटरल मिशन रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इसका सैन्य नेतृत्व फ्रांस और कूटनीतिक नेतृत्व अमेरिका करेगा। यूरोप का मानना है कि बिना अमेरिका और इजराइल के ईरान से हॉर्मूज पर डील करना आसान होगा। इसलिए यूरोप के देश ने खुद को अमेरिका और इजराइल की आक्रामक नीति से अलग कर लिया है। अब यूरोप अपने तरीके से हॉर्मूज को अपने जहाजों के लिए सुरक्षित करेगा। इसके लिए 3 मकसद और स्टेज तय किए गए हैं। आज सत्ता में वक्त इतना ही है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश ये है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।